students. Welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, today in this lecture we will discuss experiment. Okay, so experiment number 1. But first of all, I will inform to all student of class 12th. जिन स्टूडेंट्स ने अभी लैब मैनुअल नहीं लिया है वो स्कूल से लैब मैनुअल ले लें, क्योंकि बिना लैब मैनुअल के हम लोग एक्सपेरिमेंट को क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जब भी आपके समर वैकेशन स्टार्ट होंगे तो वहाँ हॉलीडे होमवर्क में आपको ये एक्सपेरिमेंट्स का राइटिंग वर्क करना होगा। एटलीस्ट राइटिंग वर्क तो करना ही है, ठीक है ना। और जो ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लोग रीडिंग लिखेंगे वो हम लोग जब भी स्कूल रीओपन होंगे और लैब में जाके उसको रीडिंग्स को हम लोग एक्सपेरिमेंटल वाइज उसको हम नोट करेंगे, ठीक है। लेकिन राइटिंग वर्क जो हमको करना है, जब तक लैब मैनुअल नहीं होगा आप राइटिंग वर्क नहीं कर पाएंगे। और ये कुछ एक्सपेरिमेंट कम से कम 3 से 4 एक्सपेरिमेंट आपको ये हॉलीडे होमवर्क में इनका राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, सो वी विल स्टार्ट with experiment number 1. Okay, so aim of the experiment number 1 is to determine the resistivity of two wire by plotting a graph for potential difference versus current. Okay, यानी हमको रेजिस्टिविटी निकालनी है। हमारे पास 2 वायर होंगे और वो भी कैसे निकालनी है, ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ओके स्टूडेंट, सो एपरेटस जो हमको रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रेजिस्टेंस वायर, हमको 2 रेजिस्टेंस वायर चाहिए होंगे, ठीक है। फिर एक वोल्ट मीटर चाहिए होगा, ये वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर की रेंज होगी 0 से 3 वोल्ट। आप वोल्ट मीटर को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कुछ ऐसा नया नहीं है कि आज आपको पहली बार वोल्ट मीटर का नाम सुनना है, क्योंकि क्लास 10th में भी आप लोग वोल्ट मीटर आपकी एक्टिविटीज रहती थी और वहाँ पे आपने वोल्ट मीटर, अमीटर और इन सबको बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है। तो ए वोल्ट मीटर और उस वोल्ट मीटर की रेंज होगी 0 से 3 वोल्ट। ओके, एन अमीटर, एक अमीटर चाहिए जिसकी रेंज है 0 से 3 एम्पियर। एक बैटरी एलिमिनेटर चाहिए, एक रियोस्टेट चाहिए, और ये रियोस्टेट को आप यहाँ लिख सकते हैं रियोस्टेट लो रेंज। यानी इसको हम लोग लो रेंज का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। रियोस्टेट को हम लोग हाई रेंज यूज नहीं करेंगे, ठीक है, लो रेंज रियोस्टेट करेंगे, ठीक है। 1 मीटर स्केल चाहिए जिससे कि हम लोग जो हमने वायर यूज करें रेजिस्टेंस वायर, उसकी लेंथ को मेजर कर सके, ठीक है। वन वे की चाहिए होगी। वन वे की का भी अपना एक अलग यूज होता है। वन वे की इसलिए चाहिए होगी कि जिस टाइम हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे, इस टाइम हम लोग रीडिंग लेंगे, तो उसी टाइम हम की को ओपन क्लोज करेंगे, और जब हमको रीडिंग नहीं चाहिए होगी तो हम की को ओपन कर दिया करेंगे, मतलब सर्किट को ओपन कर दिया करेंगे, ठीक है ना। की को फ्री कर देंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा, और की को अगर हम लोग यूज में लेंगे, वर्किंग में लेंगे, तो सर्किट हमारा क्लोज रहेगा, जिससे कि हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन जब हमको रीडिंग नहीं चाहिए तो हम लोग की को रिलीज कर दिया करेंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम की को लगा के रखेंगे तो जो वायर्स हैं जिसमें उसे होकर करंट फ्लो हो रहा है, वो टेम्परेचर की वजह से हीट हो जाए, गर्म हो जाएगा, और टेम्परेचर जब उसका इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस जो है उसमें चेंज आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस पे जो इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस पे कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा, और हमारी रीडिंग हो सकता है कि कुछ ना कुछ एरर्स आए। इसीलिए हम केवल की तभी लगाएंगे जब हमको रीडिंग लेनी होगी, ठीक है। बाद बाकी टाइम पे हम लोग उसको रिलीज कर दिया जाएंगे, ठीक है। और एक हमको स्क्रू गेज चाहिए होगा। स्क्रू गेज को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि क्लास 11th में इसका प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया था। और स्क्रू गेज क्यों चाहिए होगा, क्योंकि जो कनेक्टिंग वायर है उस वायर का हमको डायमीटर कैलकुलेट करना है, और जब हम लोग डायमीटर उस वायर का कैलकुलेट कर चुके होंगे तो हम उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, और सिलेंडर का जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, राइट, दिस। सो हियर आर इज द रेडियस ऑफ द वायर। और जब आपको आर पता है, आर कब पता होगी, जब आपको डायमीटर पता है, ठीक है ना। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज 2 d/2, ठीक है, सॉरी r by 2, this, ठीक है। हियर सॉरी, नॉट r, d/2, राइट।
d/2 स्क्वायर। तो डायमीटर अगर हमको पता होगा तो हम लोग इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए, डायमीटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, स्क्रू गेज हमको चाहिए होगा, राइट, और कनेक्टिंग वायर्स। तो इन एप्लीकस की हेल्प से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो ये नोट करिए। हाँ, अब इसके बाद में हमको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, ठीक है ना। जो हेडिंग्स मैं यहाँ आपको नोट करा रहा हूँ वही हेडिंग्स आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी फॉर्मूला, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या फॉर्मूला चाहिए होगा। तो देखिए, हमको निकालना है, प्लॉटिंग करना है और रजिस्टिविटी हमको कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल, क्लास 10th में आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि व्हाट इज रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। यानी ये जो हमारे वायर हैं, यहाँ पे जो हमने ये जो दो रेजिस्टेंस वायर लिए हैं, इन रेजिस्टेंस वायर के मटेरियल पे डिपेंड करे, इसकी नेचर पे डिपेंड करे कि ये किस मटेरियल के बने हुए, ठीक है। बट रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो कई सारे फैक्टर्स हैं। रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और कई सारे फैक्टर्स उसके रहते हैं, लेकिन रजिस्टिविटी जो है वो केवल नेचर पे डिपेंड करती है ऑफ दी वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ओम्स लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा था क्लास 10th में। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आपको याद होगा, वहां से जो हम रेजिस्टेंस निकाला करते थे, रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू V अपॉन I, वोल्टेज अक्रॉस द वायर एंड करंट, ठीक है। इसका रेशियो यही हमारे पास होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग रेजिस्टेंस निकाल चुके हो, जब हम लोग रेजिस्टेंस हमारा हो गया होगा, तो इसको हम लोग ने बोल दिया दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला रजिस्टिविटी के लिए जो हमको कैलकुलेट करना है, स्टूडेंट यू नो वेरी वेल, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। दिस, ये क्लास 11th में आपने दो इक्वेशन शायद आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के लिए, कि अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डिक्रीज हो रहा है उस कंडीशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। सो इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बनाऊं तो ये मेरा बनेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ना प्रोपोर्शनल टू हटाऊंगा, दिस इज रो L अपॉन A, वेयर रो इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और रजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। सो हियर व्हाट इज रजिस्टिविटी, सो रो दिस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, R इंटू A अपॉन L, दिस इज। सो इस फॉर्मूले का यूज करके मैं रजिस्टिविटी को कैलकुलेट करूंगा ऑफ द वायर, ठीक है ना। किसी भी वायर की जो रजिस्टिविटी है वो इस फॉर्मूले से मेरी कैलकुलेट होके आएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, तो एम में क्या लिखा था कि बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ से, है ना, मैं फाइंड आउट करूंगा R, और जब मेरा R कैलकुलेट होके आ जाएगा उस केस में मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अदर इज रजिस्टिविटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एरिया को मैंने भी बताया किसकी हेल्प से, स्क्रू गेज की हेल्प से, और लेंथ को हम लोग नॉर्मली मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल से, ठीक है ना। तो ये दोनों आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको आप बाय प्लॉटिंग निकाल चुके होंगे, तो ये रजिस्टिविटी जो है वायर की वो कैलकुलेट होके आ सकती है, ठीक है। दो वायर्स के लिए हमको कैलकुलेशन करके चलिए ना। नेक्स्ट इज where rho is resistivity of the resistance wire, A is cross sectional area, L is length of the wire, R is resistance of the wire, V is potential difference across the wire, and I is electric current. So ये इस फॉर्मूले में जो भी हमने सिंबल यूज किए हैं उनका ये कौन कौन से सिंबल्स हैं, ये कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक, सर्किट डायग्राम, ठीक। Next heading is circuit diagram. So first of all
battery eliminator. This is battery eliminator. This is positive terminal of the battery eliminator and this is negative terminal of the battery eliminator. Okay student, so now you know very well, here we used the ammeter because ammeter जो सर्किट में यूज किया जाता है वो सीरीज में यूज किया जाता है, तो हम लोग अमीटर को सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अमीटर एंड वी यूज्ड इन अ सर्किट सीरीज, ओके। एंड हियर वी यूज्ड अ रेजिस्टेंस वायर, हियर वी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे रेजिस्टेंस वायर, ठीक है ना। दिस इज रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ L1, राइट, इसकी लेंथ है L1 एंड द वोल्ट मीटर जो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे वो सेट करेंगे पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल में। तो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर सेट कर दिया, दिस, ओके। ये आपको याद रखना है बेटा, दिस इज कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है एंड अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो हियर वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड अमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। दिस नाउ here we used key, this is key and this is rheostat, RH, rheostat, okay. This is rheostat and this RH, okay. So this is the battery and the direction of current is this, this, this is direction of current, ओके। तो जब ये की हमारी रिलीज हमने इसको किया हुआ है, की को निकाला हुआ है, तो उस टाइम इस सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब हम इस की को वर्किंग में लेंगे तो तब हमारा सर्किट क्लोज होगा और उस टाइम हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। और जब तक की को हम लोग यूज में नहीं लेंगे, इसको हम लोग वर्क में नहीं लेंगे, इसको हम लोग रिलीज करके रखेंगे, तब तक सर्किट हमारा इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। और ये हमारा रियोस्टेट है लो रेंज का, यहाँ पे हम लोग इस रियोस्टेट को एक पोजिशन पे सेट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज सर्किट डायग्राम, इसको नोट करिए। ऑब्जर्वेशन आपको किस तरह से करनी है, हमने यहाँ पे कम से कम 4 रीडिंग हमको यहाँ लेनी है। तो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई, फर्स्ट ऑफ सीरियल नंबर, वोल्टेज रीडिंग, ठीक है ना, वी अमीटर रीडिंग, सॉरी वोल्टेज रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग, ठीक है, वोल्ट मीटर रीडिंग, ये वोल्ट में आएगी, अमीटर रीडिंग एम्पियर में आएगी एंड रेजिस्टेंस आर, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला है V अपॉन आई, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो आप, दिस इज V अपॉन आई, ठीक है ना, लिख लेना, R इज इक्वल टू। तो रीडिंग हमको लेनी है, सपोज इसको हमने 2 वोल्ट पे सेट कर दिया बैटरी पे, ठीक है, 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट पे या अमीटर में हम देखते हैं कि क्या रीडिंग हमारी आती है, उस अमीटर की रीडिंग को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ वोल्ट मीटर में रीडिंग पढ़ेंगे कि इस वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आती है, दिस। और उसके बाद हम यहाँ पे रेजिस्टेंस किस फॉर्मूले से, ये वाला R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे R की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड रीडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज कराइए, यानी पहले रियोस्टेट की पोजीशन ये थी, अब इसकी पोजीशन को आप लोग चेंज कराइए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर से पहले आपने 2 वोल्ट बैटरी को 2 वोल्ट पे सेट किया था, इस बार आप इसको 4 वोल्ट पे सेट कर लीजिए, ठीक है। और रियोस्टेट की पोजीशन फिर वही रहनी चाहिए उस केस में, ठीक है। तो तरीका आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो इसको 2 वोल्ट पे रहने दीजिए, दिस, और रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज कराइए। लेकिन बेटर रहेगा क्योंकि उसमें हो सकता है कि बहुत कम डिफरेंस आए, तो आप एक काम करिए, रियोस्टेट की पोजीशन को सेट रहने दीजिएगा, और यहाँ पे पहले 2 वोल्ट था तो बैटरी एलिमिनेटर से इस बार 4 वोल्ट, ठीक है ना, इतना वोल्टेज आप लेंगे, बैटरी को 4 वोल्ट पे सेट करेंगे, और उसके बाद फिर से वोल्ट मीटर की रीडिंग को आप लोग यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। सो वोल्ट मीटर रीडिंग, फिर से सेकंड केस में अमीटर रीडिंग, और फिर से यही रिपीटेशन हमको करना है, पहले 2 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट और फिर 8 वोल्ट,
ठीक है। तो इन पे आप लोग ये अपनी कैलकुलेशंस को, अपने रीडिंग्स को रीड करेंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ से आर को कर चुके होंगे कैलकुलेट, ठीक है। ओके, उसके बाद में जैसे हमारे पास आर आ जाएगा दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, आर आने के बाद में इस रीडिंग्स को हम लोग ग्राफ पेपर पे शो कर देंगे, ठीक है। ग्राफ पेपर लाइक दिस, आप एक ग्राफ पेपर लेंगे और ये ग्राफ पेपर होगा बेटा, दिस इज सो यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे यहाँ हमने आई ले लिया एम्पियर में, और यहाँ वाई एक्सिस पे हमने वोल्टेज ले लिया वोल्ट में, ठीक है, वोल्ट में दिस। और इसको आप लोग यहाँ स्केल को मेजर कर सकते हैं, स्केल को आप लोग बना सकते हैं। सपोज आपने बोल दिया ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस दिस इज 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिख सकते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे हमने दिस इज ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पे हमने आई ले लिया एम्पियर में, यहाँ हमने वोल्टेज ले लिया वोल्ट में, राइट दिस। सो स्केल हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर, ऑन द एक्स एक्सिस 0.25 एम्पियर, ऑन द वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 0.5 मीटर। सो यहाँ से वी और आर की, वी और आई की ये जो रीडिंग्स हैं इनको आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है ना। पहली रीडिंग वी की कितनी है और पहली रीडिंग वोल्ट मीटर की कितनी है और अमीटर की कितनी है, ठीक है ना। उसको आप लोग मेजर करेंगे तो आपका जो ग्राफ आएगा, मैं तो यहाँ सीधे कर दे रहा हूँ, आपका ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट, ये स्ट्रेट लाइन। और किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में इसका जो स्लोप होगा लाइक दिस स्लोप, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये जो आपको देने वाला है, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी, तो ये बिटवीन ए एंड बी के बीच ये, तो ये इसका ये जो स्लोप आपको देगा, इस स्लोप को आप जब कैलकुलेट करेंगे tan थीटा, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ठीक है ना ये। और इसी को आप लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। यहां से आप लोग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा वाई क्या होगा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, सो दिस इज ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो यहां से आप इसको स्केल पे रीड कर सकते हैं दिस, ये इसको स्केल पे रीड कर सकते हैं ये कितना है, और BC इसको स्केल पे रीड कर सकते हैं कि ये कितना है BC को आप जो x एक्सिस पे कर लेंगे और AC को आप लोग y एक्सिस पे रीड कर लेंगे। दिस डिफरेंस इस स्केल पे, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा V और इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा I, ठीक है। और ओके, सो sorry, this is AB is not perpendicular, this is hypotenuse, perpendicular this AC, ठीक है। मैं बोल ये रहा था लेकिन गलती से लिख इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग R कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बेटा। और जैसे ही हमारा R कैलकुलेट होके आएगा तो हम लोग यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू RL अपॉन A, यहाँ से हम लोग रो को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो ये स्लोप हो गया और उस स्लोप की हेल्प से हमने ये R कैलकुलेट किया और R से हम लोगों ने ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। सेम प्रोसीजर, सेम सेकंड ऑब्जर्वेशन आपकी बनेगी, वो भी बिल्कुल सेम बनेगी, उसमें भी हम लोग बिल्कुल ऐसे टेस्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमारी जो वायर है उसकी लेंथ कुछ और है, ठीक है ना, सपोज L2, और इसमें पहले वाले ऑब्जर्वेशन में हमारे जो वायर यूज किया उसकी लेंथ L1 है, ठीक है ना। लेकिन मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो उसका भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतना ही आना चाहिए जितना इसका आया है, ठीक है। तो हम लोग VI ग्राफ से दोनों के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, मींस रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल ऐसे टेस्ट होगा, यहाँ आप सेकंड कर देंगे दिस सेकंड ऑब्जर्वेशन, और यहाँ आप चाहो तो V डैश, A डैश और R डैश कर देना, ठीक है, V डैश, A डैश और R डैश, ठीक है। तो ये आप यहाँ से सेकंड ऑब्जर्वेशन में भी सेम, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज करेंगे और उसके लिए भी ग्राफ बनाएंगे और फिर उसके लिए भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो लास्ट हेडिंग जो हमारी रहती है वो रहती है कि रिजल्ट हमारा क्या है, ठीक है। केवल हमको इतनी ही हेडिंग करनी है, थ्योरी नहीं लिखनी होती है हमको, ठीक है। आप थ्योरी नहीं लिखेंगे क्योंकि थ्योरी तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, थ्योरी तो उसके लिए होती है समझने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को केवल उसमें एक हेडिंग होती है थ्योरी, मैनुअल आप देखेंगे तो वो आप नहीं नोट करेंगे, आप केवल जो हेडिंग्स में करा रहा हूँ उन्हीं को नोट करेंगे, ठीक है। तो फाइनल इज रिजल्ट, व्हाट इज रिजल्ट,
दिस इज रिजल्ट, रजिस्टिविटी ऑफ टू वायर आर सेम, और सेम आएगी क्योंकि मटेरियल सेम था, मतलब नेचर दोनों का सेम था। और रजिस्टिविटी तो केवल चेंज होती है नेचर बदलने पे, ठीक है ना। अगर हम दो वायर अलग अलग नेचर के करते यूज करते तो रजिस्टिविटी हमारी अलग हो जाती है, ठीक है। But here the both wire are same material. So second is result is the graph between V and I is straight line. अगर ये straight line नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी कैलकुलेशन कहीं गलत है, ठीक है। So this is experiment number 1. ऑब्जर्वेशन टेबल्स को आप लोग अभी फिल नहीं करेंगे, उसको आप लोग खाली छोड़ देंगे। जब भी स्कूल रीओपन होंगे तो लैब में हम लोग उसको रीडिंग्स को नोट करेंगे और ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। सो ये राइटिंग वर्क इतना आप लोग नोट करके रखेंगे। थैंक यू।